नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड के अंदर मैं प्रवीण पुरोहित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो ईसीजी है उसकी सर्वप्रथम जो खोज है डॉक्टर एंथोवेन ने की थी। फ्रेंड्स, इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार 1924 में भी मिला था। फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब फ्रेंड्स, इस मशीन की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसमें फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस मशीन से जो हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड इसकी मशीन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। फ्रेंड्स, उल्टा है, इससे हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसकी जो मशीन है उसके पीछे आता है ग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो ईसीजी है उसमें पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट है उसका अलग से एक पूरा कोर्स है, 2 साल की डिप्लोमा है। तो फ्रेंड्स, हमें जो यहाँ पे जो ईसीजी पढ़ना है वो डीआरटी या जो डीएमएलटी के स्टूडेंट में एनाटॉमी पार्ट में जो ईसीजी लगता है उतना पढ़ना है, क्योंकि वैसे तो पूरी किताब भी हो सकती है ईसीजी पर। तो हमें एकदम जो बेसिक वाला जो एनाटॉमी के अंदर जो ईसीजी वाला पार्ट है, जो हार्ट के अंदर ईसीजी वाला पार्ट है, उतना पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम पहले बात कर लेते हैं इनकी लीड्स की। फ्रेंड्स, इसके अंदर लीड्स यूज होती है, जो कि आपने देखा ही होगा कि जो ईसीजी है उसके अंदर जो भी फिजिशियन या फिर जो टेक्नीशियन होते हैं वो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि एक शरीर पे पहले जेल लगाते हैं और उसके बाद 3 लीड्स को अपने बॉडी पर लगाते हैं और एक स्क्रीन की ओर मॉनिटर करते हैं हमारे जो हार्ट के जो वेंट्रिकल और ऑरिकल है किस टाइप से फ्रेंड्स वो रिदमिक धड़क रहे हैं या फिर नहीं धड़क रहे हैं, उसको मॉनिटराइज करने के लिए। अब फ्रेंड्स, ये सारी मॉनिटराइज एक स्क्रीन पे भी हो सकता है या फिर एक ग्राफ पे भी हो सकता है। तो वो जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है फ्रेंड्स, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, जो लीड्स हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 3 है फ्रेंड्स, लेकिन हम आगे मैं बोल रहा हूँ जो ईसीजी वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी ये पता होगा कि लीड्स है जो वो 12 भी यूज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी वाला बताऊंगा कि एनसीईआरटी कहाँ पे लीड्स जो है बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये कोई भी ह्यूमन है जिसकी ईसीजी हमें चेक करनी है, तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी के अंदर जो है फ्रेंड्स टोटली 3 लीड्स के बारे में बताया हुआ है, जिसमें कि 2 तो हाथ की जो कलाई है वहाँ पे, और एक जो लेफ़्ट लेग होती है उसकी फ्रेंड्स एडी पे जो है वो बताया हुआ है कि ये लीड है वो लगाई जाती है। और फ्रेंड्स, ये फिर लीड जो है ये आएगी मशीन के अंदर, और इस मशीन के थ्रू हमें जो भी एक ग्राफ प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये फ्रेंड्स इस टाइप की होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो 12 लीड है वो भी यूज की जा सकती है। अब 12 लीड्स फ्रेंड्स, 6 तो यहाँ पे हार्ट के पास उन लीड को लगाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 जो है वो कंधे पे लगाए जाते हैं, 2 ये रहे एंड 2 फ्रेंड्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो 2 4 एंड 2 6 और 6 यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा भी और भी जो लीड्स की पोजीशन हो सकती है, लेकिन हमें नॉर्मली बताना है फ्रेंड्स इस हार्ट वाले चैप्टर के लिए, चूँकि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब फ्रेंड्स, हम पढ़ लेते हैं वो ग्राफ हमें क्या बताता है जो कि ईसीजी लेने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें उस ग्राफ की जो भी पीक्स प्राप्त होती है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ ग्राफ आपने जब भी कभी ईसीजी करवाई होगी या फिर किसी की करवाई हुई देखी होगी, या फिर फिल्मों वगैरह में भी दिखाते हैं कि इस टाइप का एक ग्राफ प्राप्त होता है जिसमें कि पीप पीप एंड में पी वाली जो आवाज़ आपने फिल्मों में सुनी होगी वो आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पी है वो पीक को दर्शाता है, जो भी वो पी वाली आवाज़ आती है वो पीक को दर्शाता है।
अब फ्रेंड्स ये ग्राफ आखिर प्राप्त कैसे हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो सारी जो इलेक्ट्रिक वर्किंग होती है हार्ट के अंदर, जो भी इम्पल्स प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्राप्त होते हैं हार्ट को, जो कि मैंने आपकी पिछली वीडियो के अंदर बताया है, उसके थ्रू फ्रेंड्स हार्ट जो है वो पंप करता है। अब फ्रेंड्स हार्ट में जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, यानी कि सिस्टोल एंड डायस्टोल होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही सिस्टोल या डायस्टोल करेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स की जो लीड है उन चीज़ों को नोटिस करेगी, और उन सब को देखते हुए एक ग्राफ हमारे पास वो मशीन लेकर आती है, जो कि कुछ इस टाइप से प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स हम हार्ट की बात कर लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हार्ट में यहाँ पे जो है SA नोड होती है, यहाँ पे AV नोड होती है। SA नोड जो है वो सारे इम्पल्स हार्ट को देती है, यहाँ पे AV नोड को देती है और आगे उन इम्पल्स को फैलाती है। ये इम्पल्स फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिक करंट की तरह होती है, जो कि फैलती है हृदय के अंदर और हार्ट को जो है वो पंप करने के लिए प्रेरित करती है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो मसल्स है, वो जो कार्डियक मसल्स है, वो फ्रेंड्स लेफ़्ट वेंट्रिकल पर होंगे, लेफ़्ट वेंट्रिकल पर। और फ्रेंड्स जो राइट वेंट्रिकल है उसमें थोड़ा सा कम, यहाँ पे और कम, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम मसल्स होंगे। तो यानी कि फ्रेंड्स जो ऑरिकल होते हैं वहाँ पे सबसे कम मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे चूँकि सबसे ज़्यादा मसल है तो इसकी जो पीक है वो सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स जो ऑरिकल की जो पीक है वो सबसे छोटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे मसल्स कम है। तो ये इम्पल्स चाहे कितनी भी ले हो, लेकिन ये जब जो पंप करेगा, ये जब सिस्टोल करेगा तो इसकी पीक छोटी सी ही आएगी, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि पी जो ये हमें पीक प्राप्त हुई है वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल को शो करता है फ्रेंड्स। अब ये दोनों ऑरिकल हैं, उनके डीपोलराइजेशन को शो करता है। अब फ्रेंड्स डीपोलराइजेशन क्या होता है, तो आप जब मसल पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो सारे विद्युतीय आवेग या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं वो मसल्स लेती है। अब यहाँ पे कौन सी मसल होगी? कार्डियक मसल है। वो कार्डियक मसल इन इम्पल्स को लेगी एंड फ्रेंड्स अपना काम करेगी। जैसे इसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो डीपोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो लेगी मसल एंड कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब वो डीपोलराइजेशन में होता क्या है एक्चुअली में, उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है वो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मसल्स पढ़ाऊंगा। यहाँ पे इतना ही आप समझ लो कि ये इम्पल्स लेती है डीपोलराइजेशन के वक्त, चार्ज लेती है मसल जो होती है, और फ्रेंड्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जो मसल है वो। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा? जो ऑरिकल है फ्रेंड्स, उस ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस यहाँ पे जो इम्पल्स प्राप्त होंगे ऐसे नोड से, और उससे हम ये पीक प्राप्त होगी। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। QRS, ये Q, R और S हमें साथ में पढ़ने होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स पढ़ लेंगे T, ठीक है फ्रेंड्स। अब QRS हमें साथ में पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये सारी जो है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को ही शो करती है। फ्रेंड्स जो वेंट्रिकल होते हैं उनमें मसल बहुत ज़्यादा होती है। मसल ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि इन्हें पूरे जो सिस्टम या पूरे शरीर के अंदर ब्लड भेजना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके कारण फ्रेंड्स इनकी जो पीक है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये QRS हमें क्या शो करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करती है। यानी कि यहाँ पे इम्पल्स लेके ऐसे नोड से वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसे हमें शो कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स T की बात कर लेते हैं। T जो है फ्रेंड्स वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, यानी कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है फ्रेंड्स। अब वेंट्रिकल जो है, रीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे तो देखो डीपोलराइजेशन है। रीपोलराइजेशन में ये समझ लो कि ये जब दोबारा से डायस्टॉल हो रहा होता है वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल दोबारा से डायस्टॉल हो रहा होता है उस वक्त फ्रेंड्स ये हमें एक पीक और प्राप्त होती है, जो टी पीक से हमें इसे शो करते हैं। ये कौन शो कर रहा है? टी शो कर रहा है कि ये जो वेंट्रिकल है वो रीपोलराइज हो रहा है। यानी कि अब मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
कॉन्ट्रैक्शन से ये QRS कर्व प्राप्त हुआ हमें। अब वापस रिलैक्स तो हो गई ये जो वेंट्रिकल है, यानी कि इसके अंदर जब डायस्टॉल होगा वो उस वक्त हमें एक और पीक प्राप्त होगी जो कि T पीक कहलाती है फ्रेंड्स, या फिर T कर्व कहलाते हैं। अब आप ये पूछोगे कि फ्रेंड्स ये जो अलिंद है या फिर जो ऑरिकल है उसकी रिलैक्सेशन वाली कर्व क्यों प्राप्त नहीं हुई हमें, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन वाली कर्व क्यों प्राप्त हो गई। तो फ्रेंड्स वेंट्रिकल में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा मसल्स होती है, एंड फ्रेंड्स इसकी मसल्स के अंदर इतने सारे इम्पल्स आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसल है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब भी इसका जो पीक है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। एंड जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाली जो लीड है जब ये रिलैक्स कर रही होती है तब भी उन मसल्स के अंदर जो थोड़ा बहुत कंपन है या जो थोड़ा बहुत इम्पल्स है उससे कैच कर लेती है, उससे हमें ये T वाली इम्पल्स है वो भी प्राप्त हो जाती है। जबकि अलिंद जो होते हैं या फिर ऑरिकल जो होते हैं उनके अंदर मसल्स बहुत कम होती है, तो वो इम्पल्स उसके कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ही ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद इस प्लेन पे, ये जो बीच वाली लाइन है इसे प्लेन बोलते हैं, इस प्लेन पे हमें ये जो ग्राफ है वो प्राप्त नहीं होता। कौन सा वाला, जो ऑरिकल जब रिलैक्स हो रही होती है वो वाला ग्राफ ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके इम्पल्स उतने कम होते हैं कि वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाली जो मशीन है उसकी जो लीड्स है वो उसे कैच नहीं कर पाती। दो बातें हो गई फ्रेंड्स, ये वाली, ये ग्राफ समझ में आ गया आपको कैसे बनता है, क्या होता है। ये चीज़ ये समझ लो कि ये बड़ी वाली चीज़ ऑरिकल को और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को, ये जो छोटी वाली चीज़ है ये वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को बताती है, और ये जो P वाले पार्ट है ये ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बताती है। अब हमें कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है उस वक्त डीपोलराइजेशन वर्ड का यूज करना है, और जब रिलैक्सेशन हो रहा है या फिर डायस्टॉल हो रहा है उस वक्त रीपोलराइजेशन वर्ड का यूज लेना है। अब फ्रेंड्स डॉक्टर ये ECG करते क्यों हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हार्ट के जो ऑरिकल और जो वेंट्रिकल होते हैं आपको पता ही है वो करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि सिस्टोल और डायस्टॉल। अब इनका ये सिस्टोल और डायस्टॉल ये एक रिदमिक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका पता करने के लिए फ्रेंड्स जो डॉक्टर होते हैं वो ECG को चेक करते हैं उनकी पेशेंट की। अब ये ऐसे चलते रहना चाहिए, ये एक ऑरिकल वाला, फिर ये वेंट्रिकल वाला डीपोलराइजेशन एंड फिर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, फिर से कुछ देर बाद ऑरिकल का डीपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन एंड फिर से जो वेंट्रिकल है उसका रीपोलराइजेशन। तो ये ग्राफ फ्रेंड्स ऐसे चलता रहना चाहिए, ऐसे चलता रहता है तब तो ये ग्राफ सही है। अब मान लो कोई भी गड़बड़ी आ गई किसी पेशेंट के अंदर, ये पहले सही चल रहा था उसके बाद अचानक से ही उल्टा ग्राफ आ गया या अचानक से ऊपर ग्राफ आ गया या फिर दो कॉन्ट्रैक्शन साथ में आ गई, उससे पता चलता है कि फ्रेंड्स जो हार्ट है वो रिदमिक, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है वो नहीं हो रहा है, और उससे पेशेंट को, जो डॉक्टर है उसका पेशेंट के बारे में पता चल जाता है कि उसकी हार्ट की क्या स्टेज है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ट्राइकस्पिड वॉल या बाइकस्पिड वॉल वो ठीक से खुल रहे हैं या नहीं बंद हो रहे हैं, या अदर वॉल जैसे सेमील्यूनर वॉल है वो खुल रहा है ठीक से या नहीं खुल रहा है, उसके कारण भी हार्ट की जो रिदम है उस पर प्रभाव पड़ता है, एंड उसके कारण भी ये फ्रेंड्स जो ECG है वो ख़राब आ सकता है। तो फ्रेंड्स ECG में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर फ्रेंड्स बस इतना ही था। इसके अलावा ECG पूरी ब्रांच भी है फ्रेंड्स, इसकी पैरामेडिकल के अंदर 2 साल का डिप्लोमा पूरा होता है तो उसके अंदर बहुत सारा आ जाता है, लेकिन हमें जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो ECG पढ़ना है फ्रेंड्स वो सफिशिएंट है आपके लिए इतना सा। एंड फ्रेंड्स और भी यदि जो ECG वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से पूरे डीप में ECG की जो वीडियोज़ है वो बनाऊँगा। एंड फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक्स है वो आप फ्रेंड्स कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको जो है फ्रेंड्स ज़रूर आपको आंसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।